बायोमोलिक्यूल। इसमें क्या विशेषता है? एक तो ये करता है मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? दूसरा, अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, वरना आप कहेंगे कि ये तो बड़ा ही विचित्र चैप्टर है, इसमें बड़े बड़े डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ सारी क्लास में से सिर्फ 2 दिन क्लास ले लेंगे तो आप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बाकी अपने आप ही पढ़ सकते हैं। हालांकि क्लास तो लेनी है, पर अगर 2 क्लास ले ली तो आप इसमें आसानी से कमांड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना एक बड़ी बात होती है। तो शुरुआत करते हैं। अब तक आ गए होंगे। तो बायो से मतलब क्या है? बायो से मतलब है लाइफ का, जीवन का। मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो किससे संबंधित है? अपने जीवन से। ठीक है, इससे पहले एक और शब्द है जिसको हमें बताना बहुत ज़रूरी है, बायो केमिस्ट्री। आगे जाके अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, और बीएससी में भी होता है कि एक बायो केमिस्ट्री अलग से ब्रांच होती है। तो बायो केमिस्ट्री क्या है? सिंपल जो आप परिभाषा में लिखते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो सबको ही पता है कि साइंस की ब्रांच है, परंतु ये किससे डील करती है? डील्स विद किन किन चीज़ से? नंबर 1, पहला है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन। दूसरा स्ट्रक्चर, तो केमिकल कंपोजिशन से और स्ट्रक्चर से, और तीसरी केमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with chemical composition, structure and chemical reactions taking place कहाँ पर? in living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री में केमिकल कंपोजिशन यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके फॉर्मूलेज क्या है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, और केमिकल रिएक्शन से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सब कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हो रहा है। तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है लिपिड, और चौथा है न्यूक्लिक एसिड, जो कि जनरली होते हैं डीएनए एंड, क्या सर क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ओके, फिर से क्वालिटी बढ़िया है, ओके, थैंक यू। डीएनए एंड आरएनए, ये यूट्यूब पर इसलिए शुरू किया है क्योंकि गूगल मीट में कुछ ब्लरिंग आ रही थी, थोड़ा क्लियर नहीं था, तो इसका मतलब ये प्रयोग सक्सेसफुल रहा। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? जनरली आपको पता है कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। सेल, ये तो सबको ही पता है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सेल में एक न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अब देखिए, ये जो सेल है, हम बने हुए हैं, हम बने हुए हैं या सेल बनी हुई है, वो एक ही बात है। हम किससे बने? सेल जिससे बनी है। तो सेल में, जैसे आपने पढ़ा है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते हैं कि लिपिड प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, एलपीएल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए, लिपिड एंड प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल पार्ट है जो हमें एनर्जी देता है। डीएनए आरएनए कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं, तो वहाँ पर जीन होते हैं, वो डीएनए आरएनए के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट से। ओके,
तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि मैं कुछ कारण पहले तो लिखता हूँ नेम। इसका नेम कार्बोहाइड्रेट नेम कार्बोहाइड्रेट क्यों दिया गया, तो देखिए मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड, पहला फॉर्मेल्डिहाइड सबको पता है, लेकिन फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, HCHO न लिख के CH2O लिखता हूँ। सेकंड है एसिटिक एसिड, सेकंड है एसिटिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, CH3COOH। इसकी बजाय मैं क्या लिखूँगा, पूरा काउंट करके C2H4O2। यहाँ पर आप देखिए कॉमन चीज़ देखिए, मैं दूसरा पेन लेके आपको बताता हूँ। ये देखिए H2O आपको क्या दिखाई दे रहा है, H2O। यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर हमें 2 और लगाना है। कहाँ पर, यहाँ पर कि C2H4O2। तो ये किसका मल्टीपल है, अगर हम 2 इंटू H2O करें तो ये आ गया H2, 2 इंटू 2 4, 2 1 जा 2 हो गया, डबल हो गया। यानी हम एक्चुअली क्या लिख रहे हैं, एक तरह से कि कार्बन के साथ ब्रैकेट में वाटर लिख लीजिए और नीचे लगाई X, यानी यहाँ पर X इक्वल्स टू 1 है। किस केस में, फॉर्मेल्डिहाइड में। एसिटिक एसिड के केस में X कितना है, 2 है। तो आप देखिए कि ये कार्बोहाइड्रेट एज्यूम किए गए कि कार्बन का हाइड्रेट, ऐसा लगा कि ये क्या है, कार्बन के हाइड्रेट है इस फॉर्मूले को देखते हुए। परंतु अब अपवाद क्या है, अपवाद ये है, कुछ फॉर्मूले और लिखता हूँ, जैसे RHAMNOSE, रेमनोज शुगर जो होती है उसका फॉर्मूला है C6H12O5। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज जो DNA में होती है वो उसका शुगर का क्या फॉर्मूला, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसका क्या फॉर्मूला है, C5H10O4। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेशो वाटर वाला रेशो नहीं है, वाटर वाला रेशो होता तो यहाँ पर क्या होता, O6H12 जस्ट दुगना होता, यहाँ पर O5 होना चाहिए था, H10। तो यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाले जो हाइड्रेट वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब जो हमने ये नाम दिया था कार्बोहाइड्रेट, और इस नाम के आधार पर परिभाषा दी थी कि प्रीवियसली कार्बोहाइड्रेट और एज्यूम्ड एज रेट ऑफ वाटर, ये परिभाषा अपनी फिक्स नहीं रही। तो अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, तो इस डेफिनेशन देने से पहले एक कार्बोहाइड्रेट आपके सामने एक सिंपल रूप में लिखना चाहता हूँ, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। देखिए एक कार्बोहाइड्रेट CHO, COH, एक ऐसे ही मैं बनाता हूँ, इस प्रकार के हमें बहुत से बनाने, जो एग्जैक्ट बनाऊंगा एक बार रफली मैं ये बना देता हूँ कि एक साइड में इधर OH कर देते हैं H और CH2OH। ये एक आपके सामने कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा ही दूसरा कार्बोहाइड्रेट बना देता हूँ कि जो CH2OH, ये CH2OH है ना, ये क्या है एक्चुअली, एक तो OH है और दूसरे 2 HH दाएं बाएं हैं, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर मैं इस बार बनाता हूँ कीटोनिक ग्रुप, कितनी वैलेंसी 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा। फिर बनाया OH H, कितने हो गए 1 2 3 4, 4 कार्बन में लेते हैं 1 2 3 एंड लास्ट वन। यहाँ भी CH2OH लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपको थोड़ा सा समझने के लिए इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देते हैं। अब आप देखिए ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, इन दोनों को देख के आप कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट या तो क्या है एल्डिहाइड है या क्या है कीटोन है। प्लस में दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी। कितने हैं, मैनी को कहते हैं पॉली। तो हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, परिभाषा लिख रहे हैं डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो दोनों में है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी
कीटोन। ये अपना अल्टीमेट फॉर्मूला आ गया कार्बोहाइड्रेट की, सॉरी अल्टीमेट डेफिनेशन आ गई। व्हाट्स द नेक्स्ट? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्लासिफिकेशन में कई तरह के क्लासिफिकेशन हैं। पहला है, हम अलग अलग चीज़ पर आधारित देखेंगे कि किस पर डिपेंड करता है। तो एक क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि हाइड्रोलाइसिस पर, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अगर कार्बोहाइड्रेट का करें तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो इसमें 3 वैरायटी हम लिखते हैं। पहला लिखेंगे मोनोसैकराइड, मोनो SACCH, मोनोसैकराइड। मोनो माने 1। दूसरा लिखेंगे ओलिगो, OLIGO, ओलिगो सैकराइड। तीसरा लिखेंगे पोली, पोली माने मैनी, सब जानते हैं पोली। तो 3 चीज़ें यहाँ पर देखिए, मोनो और पोली। पोली माने, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, मोनो का मतलब होता है 1, यानी 1 यूनिट है, 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर पोली माने मैनी, बहुत सारी, यानी असंख्य, मैनी यूनिट्स हैं। ये कौन सी यूनिट है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट को, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करें, है ना, क्या करें? हाइड्रोलाइज करें, तो कितने सिंपलर कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे? अगर आपको सिर्फ एक मिलता है, अगर आपको सिर्फ एक ही मिलता है, यानी ये जो ओरिजिनली मिलता है, कुछ नहीं हुआ, सिंपलेस्ट है, तो उसको हम कहेंगे मोनोसैकराइड। उसके बाद अगर आपको हाइड्रोलाइज किस के प्रोडक्ट मिलते हैं 1 to 9, यानी किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया तो आपको मिले, सॉरी 1 नहीं 2 to 9, सॉरी 2 to 9, किसी में आपको 2 मिले, किसी में 3 टुकड़े हो गए, किसी में 4 टुकड़े हो, किसी में 5 सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बने, किसी में 6 सिंपलर हैं, ऐसे 9 तक अगर कार्बोहाइड्रेट बने तो किस कैटेगरी में आ जाता है? 2 to 9 यूनिट्स हमें मिले तो ओलिगोसैकराइड कैटेगरी में आ जाता है। और फिर अगर 9 के बाद कितना आ गया? 10। अगर 10 से लेके 100 हुआ, 1000 हुआ, कितना भी मिले, कितनी भी सिंपलर यूनिट मिले, तो वो किस में आ जाता है? पॉलीसैकराइड, मैनी यूनिट्स हम वी ऑब्टेन। तो इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? इस क्लासिफिकेशन का आधार है कि हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट है, उसको दूसरे पेन से ले लेता हूँ वापस। अगला क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट में 2 ही फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। तो यदि कॉर्नर पर है CHO ग्रुप, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, आप देखिए किनारे पर एल्डिहाइड होता है, बीच में कीटोन होता है। अगर ये एल्डिहाइड है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे एल्डोजेज, कीटोन ग्रुप है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे कीटोजेज। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गए। एल्डिहाइड होने पर कार्बोहाइड्रेट कराएगा एल्डोजेज, और कीटोन होने पर, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने पर कीटोजेज कहलाएगा। ये हमारा दूसरा प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि यहाँ छोड़ दिया हमने, ये सिंपल मोनोसैकराइड होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को
जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो इससे कोई भी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल अगर हम दें तो उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। ये क्या है? ये आपके घर की जो घर में खाते हैं वो चीनी है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हाइड्रोलाइज करने पर। एक तो बनता है ग्लूकोज, एक बनता है फ्रक्टोज। और ऐसी पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च है या सेल्यूलोज है। स्टार्च किस में होता है? आलू में, पोटैटो, राइस, है ना। तो सर थोड़ा नीचे करो, ये देर से देखा मैंने, सॉरी। इतना ठीक है? इतना नीचे? तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है स्टार्च। अब स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज ये देखिए मोनोसैकेराइड है। अगर ग्लूकोज मोनोसैकेराइड और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, ये दोनों मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। ओलिगोसैकेराइड को फर्दर हम कह सकते हैं दो यूनिट से मिलके बना है तो डाइसैकेराइड, 3 से बना है ट्राइसैकेराइड, 4 से बना है टेट्रासैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड अगर बहुत सारी ग्लूकोज की 150, 200, 150, 200, 300 इतने सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है तो वो होगा स्टार्च, जिसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड। तो ऐसे ही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर एल्डोजेज एंड कीटोजेज जो हमने क्लासिफिकेशन दिया, ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट दिए। इनमें भी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर कि पहला हम लिखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड हो गया। दिस इज कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन एटम्स। तो आप देखिए एक एल्डिहाइड के बाद बाकी क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। अब इस कंपाउंड का नाम है जो आपको रट के रखना है, वो क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके। अगर यहाँ पर एक OH, 2H, तीसरा भी OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता तो इसका नाम ये क्या होता? ग्लिसरॉल। और ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन को ही ग्लिसरॉल कहते हैं, जो मार्केट में मिलती है। दो काम आते हैं ग्लिसरीन, आप याद रखिए। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और CHO की जगह क्या होता? CH2OH। यहाँ पर क्या होता है? CH2OH। तो ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है। दो चीज़ तरह से काम आती है। आप इसको नींबू वगैरह मिला के डायरेक्ट आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपका चेहरा कांतिमय हो जाता है, या आपके जीभ पर छाले हो जाते हैं तो आप उसमें आप छालों पर लगा के और लार गिरा देते हैं वापस इसको, तो इसमें काम आता है, छालों में आराम मिलता है। कीटोजेज में आए तो ये तो हो गया एल्डोजेज। और दूसरे का नाम है, पहले नाम लिख देता हूँ, डाइहाइड्रोक्सी माने 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए ये ट्रिवियल नेम है, CH2OH, दोनों किनारों पर CH2OH, तो ये क्या हो गया? डाइहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और C डबल बॉन्ड O। इसको कीटोन एसीटोन क्यों कहा है? क्योंकि अगर ये दोनों OH आप यहाँ से हटा दिए, CH3CO CH3, तो आप ये जानते हैं क्या है? एसीटोन है। और एसीटोन में 2 OH ग्रुप आ गए, 2 हाइड्रोक्सी आ गए, तो नाम हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो मोनोसैकेराइड है, ये है, दोनों मोनोसैकेराइड ही हैं। एक है एल्डोज, दूसरा है कीटोज। और इसको हम एक कंबाइंड नेम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं। तो देखिए इस नाम से आपको और भी चीज़ क्लियर हो जाती है। एल्डो माने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ट्राइओज माने 3 कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन का है। ऐसे ही ये क्या है? कीटो ट्राइओज, KETO, कीटो ट्राइओज। तो इसमें भी कीटो माने कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और ट्राइओज माने कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है कार्बन की संख्या। अब फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट पेज। अब इसमें जब हम ये ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी पढ़ लेते हैं जो हमने
एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी। एल्किल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है रिलेटिव। एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब किसी का रेफरेंस देंगे, यानी विद रेफरेंस ऑफ समथिंग। जैसे आपका नाम मान लो दिनेश है, कि दिनेश कौन? दिनेश कौन? दिनेश कि महेश जी का बेटा, तो आपने रेफरेंस दिया। या दिनेश खड़ा है, भाई कहाँ खड़ा है? वो तीसरे कमरे के पास खड़ा है, तो कोई रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव, जहाँ पर हम कोई रेफरेंस देते हैं। दूसरा, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आती है, ये परफेक्ट नहीं है। दूसरा कौन सा? एब्सोल्यूट डी कैपिटल, याद रखिए कैपिटल आएगा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, और ये होता है आरएस। ये नोमेनक्लेचर हम करते हैं कंपाउंड का ऑप्टिकल केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखिए अब मैं 2 कंपाउंड आपके बनाऊंगा, जो अभी बनाए, CHO, COH एंड CH2OH। दूसरा मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, इसका ही भाई, जिसमें मैं बना रहा हूँ COH, H सेंटर वाला कार्बन, ऊपर वाला CHO एज इट इज़, नीचे वाला CH2OH एज इट इज़। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट साइड। ये देखिए, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। आप देखिए यहाँ पर OH राइट साइड में और यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था, ये कहा गया था कि जिसमें राइट साइड में है OH, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कैपिटल D है। और जिसमें OH लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लिख देता हूँ राइट साइड, और यहाँ पर लेफ्ट साइड, उसका कॉन्फ़िगरेशन है कैपिटल L। अब ये तो सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बाकी कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम करेंगे? मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए कंपाउंड है, और उसको अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदलते हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ए कंपाउंड है, एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में भी ए कंपाउंड है, और ये दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। तो अब क्या होता है कि इस टेस्ट ट्यूब वाले से अगर ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, तो इसको हम कहेंगे, इस कंपाउंड का, ए कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D है। और इसका दूसरा भाई, दूसरा आइसोमर है, अगर इस से हम ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएं तो D वाला न बन के अगर L वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, नहीं, जिसमें OH ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में, तो इसको A का कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे L। इससे फर्दर पीछे चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपाउंड था X से A बनाया, A से D ग्लिसरॉल बनाया, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन X का D ही होगा। ऐसे ही इस X का भाई, तो A को A डैश कर देते हैं, X को X डैश कर देते हैं, है ना। अगर X डैश से बनाया A से बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इन सब के कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L होंगे। ये तो रही एक बात। अब फर्दर आगे चलते हैं। अब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम बना देते हैं P कंपाउंड, कोई भी XYZ P कंपाउंड बनाया, D एंड R, क्या है? 1 is R, 2 is L। अच्छा R, अच्छा देखो, तो यहाँ पर D से, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपने P बनाया, V बनाया, M बनाया, कोई भी कंपाउंड ऐसे एक चेन बना दी, तो यहाँ पर इसका भाई बनाया P डैश, मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, V डैश, फिर बना दिया आपने M। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जो भी कंपाउंड बनाओगे, सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका भी कैपिटल D, इसका भी कैपिटल D, इसका भी कैपिटल D। ऐसे ही इंदिरा क्या बोल रही है? D एंड R, क्या बोल रही है? D एंड L। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने L ग्लिसरॉल्डिहाइड से कोई भी कंपाउंड बनाया, तो सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कैपिटल L, कैपिटल L, कैपिटल L। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, कई बार हमने एक ऐसा कंपाउंड बनाया, अभी कोई Q छूट गया हमसे, देखो Q, तो ये Q किससे बन रहा है?
इससे भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन का नोमेनक्लेचर है फेल हो गया, तो इसलिए नया जो कॉन्फ़िगरेशन की विधि आई उसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। RS जो आप कहाँ पढ़ेंगे? BSc में पढ़ेंगे, अभी 12th के सिलेबस में ये आप में नहीं है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें देखो आपके एक प्रश्न आता है बोर्ड में कि अल्फा कैपिटल D, फिर आएगा प्लस या माइनस, दोनों में से कोई, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। आपसे कहा जाएगा इसमें जो भी टर्म है उसको डिफाइन कीजिए। अल्फा का मतलब क्या है, कैपिटल D का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है। तो ये दो चीज़ें तो आप जान चुके हैं। D से मतलब है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स दिस ग्लूकोज आइदर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीग्लिसरॉल्डिहाइड और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डीग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी जो D कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्लूकोज है या तो ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड से बना है या डीग्लिसरॉल्डिहाइड में बदला जा सकता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D है। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब आपको पता, अच्छा D के ऑप्शनल क्या था? L, तो इसमें D में से ये L नहीं है, D है। दूसरा है प्लस, प्लस का भाई कौन होता है? माइनस। ये क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर माइनस तो है नहीं, प्लस है, तो आपको बस बताने के लिए कि यहाँ माइनस। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये क्या है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऊपर करो थोड़ा सा, ठीक है ऊपर। तो जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा देते हैं, तो ये प्लस साइन लगाते हैं। और आपको पता है प्लस साइन के जगह हम क्या लगा सकते हैं? एक और शब्द है D, स्मॉल d। यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैपिटल D का मतलब तो है इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेटेड है, और स्मॉल d का कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है। स्मॉल d का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कंपाउंड ग्लूकोज जो है वो राइट डायरेक्शन में घुमा देता है, तो कैपिटल D की जगह हम स्मॉल d यूज़ करते हैं या प्लस यूज़ करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैं दोबारा लिखते बताता हूँ, अल्फा D स्मॉल d ग्लूकोज। ये हम एल्किल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। और नेगेटिव का मतलब होता है PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में ये रोटेट कर देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं, तो वो इस बार सिलेबस में जो नहीं दे रखी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दो मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर। एक ग्लूकोज है और एक है फ्रक्टोज। ये स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। अब आपको लगेगा ये स्ट्रक्चर बड़े टिपिकल हैं, बड़े डिफ़िकल्ट हैं, परंतु आप अभी आधा मिनट बाद ये कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत ईजी है। कैसे? देखिए, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन एटम्स का, ये बात याद रखिए। तो मैं क्या करता हूँ, 6 कार्बन एटम्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। अब ग्लूकोज में आप इतना याद रखना है कि ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ग्लूकोज क्या है? ALDO, एल्डो हेक्सोज। एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज माने 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो बना दिए। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा किनारे पर होता है, तो मैंने इसको किनारे पर CHO ग्रुप लिख दिया। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एल्डिहाइड लगा दिया, अब सब पर OH ग्रुप आएगा। एक क्या है एंड में ये देखिए, आप देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो HOH कहीं भी लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि इस तरह से आपको पता है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये सेंटर में कार्बन है, तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा OH,
तो इसको आपस में कहीं भी लगा दो, इस कार्बन की तुलना में तीनों की पोजीशन सेम रहेगी। हम लेफ़्ट राइट नहीं कह सकते, जो कि लेफ़्ट राइट हम कहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि OH राइट डायरेक्शन में है और H लेफ़्ट डायरेक्शन में, परंतु यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होती, इसलिए हम CH2OH डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण नंबर। क्या नंबर? मैं दूसरे रेड पेन से, ये दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ 3। आपको याद रखना है 3, सिर्फ इतना याद रखो, एल्डो हेक्सोज 3। 3 का मतलब ये रहा थर्ड कार्बन, यहाँ से चलो 1 2 3, इससे मतलब है थर्ड कार्बन पर छोड़ दो, बाकी सब पर आप OH सीधे लगाते जाओ, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH OH। तो आपने क्या किया, ऊपर लगाया एल्डिहाइड, लास्ट में CH2H, इसका कोई मतलब नहीं, बाकी OH OH लगा दिए थर्ड कार्बन को छोड़ के, और थर्ड कार्बन को पर आपको OH लगाना है लेफ्ट में। कितना सिंपल है, यानी हर जगह OH H आएगा और थर्ड कार्बन पर हर जगह OH H आएगा। अब अपोजिट लगा दो, OH के अपोजिट H, OH के अपोजिट H, इस OH के अपोजिट H, इस OH के अपोजिट H। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट साइट में देखते कि ये इतना डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है, आपको लगता बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है, परंतु अब क्या है, अब बड़ा इजी हो गया। अब इसमें एक और चीज़ करनी है हमें, पता है क्या करना है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर तो है बेटा इंदिरा, ऊपर या राइट, थोड़ा लेफ्ट में करता हूँ, सेंटर में ले लेता हूँ। अब ठीक है, देखो, तो ये एक अचानक से देखोगे इस स्ट्रक्चर को तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। अब आपने सिस्टमेटिक एक चीज़ देख ली तो आपको इजी लगने लगा। थर्ड कार्बन ही याद रखना है जिस पर OH H उलट जाते हैं। अब इसका फर्दर मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताने से पहले, या इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो पहले रिंग स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मैंने कहा था कि आप एक याद रखना कि OH और CHO की रिएक्शन से दो चीज़ बनती है, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई थी। आप क्या बता सकते हैं? तो कोई बता सकते हैं ग्रुप में? बता सकते हैं ग्रुप में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अभी आपको याद आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर होता है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखिए रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। रिंग स्ट्रक्चर बनता है, पहले नंबरिंग कर लीजिए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब यहाँ पर दूसरा कार्बन कौन सा याद रखना है हमें, 5 नंबर वाला, अगर हमें रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। आप याद रखो 1 और 5, यहाँ पर रिएक्शन होगी किसके बीच में, एल्डिहाइड। इसी को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन का ये लोन पेयर अटैक किस पर करेगा, कार्बन पर करेगा कि ऑक्सीजन पर? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेंगे। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। अब होगा क्या, जब यहाँ पर अटैक होगा कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4 वैलेंसी हो जाएगी, और ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे लोन पेयर के रूप में। क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। एक खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का या एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए जब ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, और ये किस रूप में रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव रूप में रिलीज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब जो भी चीज़ ये मैंने यहाँ पर की है वो मैं बना के बताता हूँ। देखिए कार्बन पर यहाँ पर क्या था, H था, ओके,
और इस ऑक्सीजन को मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ है। एक मिनट, और ये वाली ऊपर तो H ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको एनोमर और बताना है एक बार। H यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी चीज़ कहाँ से आई, पहले मैं कार्बन बना लेता हूँ 6, 1 2 3 4 5 6। ये CH2OH इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको एज इट इज रखते हैं। यहाँ से चलते हैं कार्बन पर, ये जो ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने किस पर अटैक किया, इस फर्स्ट कार्बन पर। तो ये देखिए ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है। तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा, फर्स्ट कार्बन से। तो देखिए ऑक्सीजन किससे जुड़ा, फर्स्ट कार्बन से। हो गया। यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O किस में बदल गया, O नेगेटिव। O नेगेटिव, O नेगेटिव सेटिस्फाई करने वाला कौन आया, इसका ये H पॉजिटिव है ना, यहाँ पर H पॉजिटिव। तो ये OH बन गया। बाकी चीज़ आप एज इट इज लिख दो जो पहले की थी। OH यहाँ पर है, H इधर है, थोड़ा कट रहा है सॉरी। तो यहाँ पर बाकी एज इट इज लिख दो, H OH, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना, OH H। ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनते हैं, एक में OH राइट साइड में होता है, एक में OH लेफ्ट साइड में होता है। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं, दूसरी तरीके से लिखते हैं कि C ये फर्स्ट कार्बन है और ये आपकी बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है, ऑक्सीजन, फिर 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, नीचे CH2OH है। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ हैं, वन फर्स्ट कार्बन पर या तो OH ग्रुप कहाँ होगा, राइट साइड में, और ऐसा ही इसका दूसरा भाई बनाएं 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है, सॉरी ये ऊपर से लेना, ऊपर से। तो यहाँ पर इस बार OH किस साइड में है, इधर का कहाँ है, लेफ्ट में, और इधर OH कहाँ है, राइट में। तो बाकी एज इट इज़ अपने को बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ लिखते, तो मैं बाकी लिखता नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हमें जो शो करना है वही शो कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कैसा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। तो जिसमें OH फर्स्ट कार्बन वाला OH राइट साइड में है उसको हम कहते हैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और जिसमें OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है लेफ्ट साइड में उसको कहते हैं बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि एक अल्फा डी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो आपको कहा था, ये देखिए यहाँ पर कैसे आपके प्रश्न आएगा, अल्फा कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज। तो प्लस ऑप्टिकल रोटेशन था, कैपिटल TD कॉन्फ़िगरेशन था, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज की दो फॉर्म हैं और इसको कहते हैं एनोमेरिक फॉर्म। ये ग्लूकोज जैसे आइसोमर होते हैं वैसे ग्लूकोज के जो आइसोमर को हम कहते हैं एनोमर। एनोमर, तो आपकी परीक्षा में परिभाषा आती है डेफिनेशन की, व्हाट आर द एनोमर। तो आप लिखो एनोमर्स आर आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच आर डिफर इन configuration of OH group at carbon 1. I repeat, anomers are two isomers of glucose which are differ in the configuration at C1 carbon, C1, ओके। तो ये एनोमर, और कौन कौन सी होगी, अल्फा एंड बीटा। तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। टाइम हो गया अपना, कल फिर नई क्लास शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।